बात साल 2000 की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले धीरेन्द्र सिंह दिसंबर साल 2000 में लापता हो गए। धीरेन्द्र सिंह हिंदी दैनिक अखबार आज तक के पत्रकार थे। प्रोफेशन से वो पत्रकार थे, तो जाहिर सी बात है आपने काम के लिए कई बार उनको बाहर भी रहना भी पड़ता था। वो तो पहले धीरेन्द्र सिंह के घर वालों को लगा कि वो अपने काम की वजह से कहीं बाहर रुक गए होंगे, वो क्योंकि उनका काम ही ऐसे था। इसीलिए शुरुआत में धीरेन्द्र सिंह के घर वालों ने उनके काम से घर ना लौटने पर ज्यादा चिंता फिक्र नहीं दिखाई। ऊपर बाद में घर वालों की चिंता तब ज्यादा बढ़ने लगी जब 2 दिन तक धीरेन्द्र सिंह से परिवार का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। उस समय धीरेन्द्र सिंह अपने पास मोबाइल फोन रखते थे और उनका फोन नहीं लग रहा था। घर वालों ने धीरेन्द्र सिंह को हर उस जगह ढूंढा जहां वो जा सकते थे, ऊपर कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया। वो आखिरकार घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर को कीड़गंज पुलिस स्टेशन गए और वहां धीरेन्द्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया। वो पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि ये मामला एक पत्रकार का था। वो पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकलवाया। ये डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद की ही एक लैंडलाइन से फोन का नंबर मिला। इस पर धीरेन्द्र सिंह की 16 दिसंबर को बात हुई थी और वो भी रात के करीब 12 बजे के आसपास। ये कॉल उनके मोबाइल फोन से आखिरी कॉल थी। वो पुलिस को शक हुआ कि आखिर ये नंबर किसका है जिससे धीरेन्द्र की आखिरी बार बात हुई थी, वो भी इतनी रात में। पुलिस को लगा कि हो ना हो धीरेन्द्र के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर पता लग सकता है। वो पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो मालूम चला कि ये नंबर इलाहाबाद के चिवकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला की है। वो पुलिस की एक टीम चिवकी पहुंची और फूलन देवी से मिली। फूलन देवी उस समय अपने क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य थी और उसका पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करता था। वो पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। और जब राजा कलंदर से पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से उसका अच्छा रिश्ता है और 16 दिसंबर को उसकी उनसे बात हुई थी और ये बातचीत केवल हालचाल लेने के लिए हुई थी। वो पुलिस उस दिन राजा कलंदर और उसकी पत्नी के बयान लेकर लौट तो गई, पर उसका शक फूलन देवी पर गहरा हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र की गुमशुदगी को हर एंगल से जोड़कर देखा। धीरेन्द्र सिंह के विरोधियों और दुश्मनों के बारे में भी पता किया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। वो पुलिस की सुई बार बार राजा कलंदर और धीरेन्द्र सिंह के हुए फोन कॉल पर आकर रुक जाती। वो ये नहीं समझ पाते कि आखिर कोई 12 बजे रात में क्यों बात करेगा जब तक कि कोई बहुत जरूरी बात ना हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घटना सन 2000 की है और उस समय गांव में बिजली की समस्या बहुत रहती थी। लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे। रात के 8 बजे तक सन्नाटा पसर जाया करता था, खासकर ठंड में। पुलिस को लगा कि ये राजा कलंदर हो ना हो कुछ छिपा तो जरूर रहा है। इसके बाद पुलिस ने खुद राजा कलंदर का बायोडाटा निकलवाया। उसमें यह खुलासा हुआ कि राजा कलंदर अपराध से जुड़े कई काले धंधों में मिला हुआ रहता है। एक बड़ी अजीब बात यह भी पता चली कि राजा कलंदर का असली नाम निरंजन है, न कि राजा कलंदर, और उसकी पत्नी का असली नाम फूलन देवी नहीं है, बल्कि राजा कलंदर ने ही ये नाम उसे शादी के बाद दिया था। राजा कलंदर के 2 बेटे थे, जिनमें एक बेटे का नाम उसने अदालत और दूसरे बेटे का नाम जमानत रखा था। राजा कलंदर के काले धंधों का पता चलते ही पुलिस ने उसे उसकी पत्नी फूलन देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और धीरेन्द्र सिंह के गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार उन पर दबाव बनाया। आखिरकार राजा कलंदर पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया और उसने पुलिस के सामने मुंह खोलने के लिए एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा कि वो सच तो बताएगा, लेकिन उससे पहले एक सूप पिएगा। पुलिस भी इसके सूप की डिमांड को सुनकर परेशान हुए। ऐसा नहीं था कि उसका डिमांड बहुत बड़ा था, बल्कि उसकी ये डिमांड बहुत अजीब था। वो पुलिस के हाथ कुछ पहली बार सुराग लगा था। वो किसी तरह इस केस को सुलझाना चाहती थी। तो उसने राजा कलंदर के इस डिमांड को पूरा किया। इसके बाद राजा कलंदर ने जो बातें उगलना शुरू किया वो हैरान ही नहीं, मानवता को शर्मसार करने वाली थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका एक दोस्त था जो सुनसान सड़कों पर आने जाने वाली गाड़ियों को लूटकर उनके ड्राइवर को मार देता था। अपनी नौकरी और राजनीति की आड़ में वो ऐसे बहुत से बुरे धंधे करता था और कहीं से धीरेन्द्र सिंह को उसके इन काले धंधे की भनक लग गई थी।
और उसे डर सताने लगा था कि कहीं धीरेन्द्र सिंह उसके कारनामे को अखबार में न छाप दे। इसी डर से उसने धीरेन्द्र सिंह को रात में अपने फार्म हाउस पर बहाने से बुलाया। धीरेन्द्र सिंह 17 दिसंबर ठंड रात में कलंदर के फार्म हाउस पर अपने बाइक से पहुंचे। कलंदर ने उन्हें फार्म हाउस पे आग के पास हाथ सेंकने के लिए बैठा दिया। धीरेन्द्र सिंह अभी आग के पास बैठे ही थे कि राजा कलंदर का साला वचराज दबे पाव उनके पीछे आकर देशी कट्टा से उनके पीठ पर गोली मार दी। तुरंत ही धीरेन्द्र सिंह की जान चली गई। इसके बाद राजा कलंदर और उसका साला वचराज ने मिलकर लाश के कई टुकड़े किए और टुकड़ों को पॉलीथीन बैग में भर दिया और उसको टाटा सूमो गाड़ी में रखकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ले गए और लाश के टुकड़ों को वहीं फेंक दिया। राजा कलंदर ने पुलिस को बताया कि वो धीरेन्द्र सिंह की बाइक को अपने समधी को बनारस दे आया और धीरेन्द्र सिंह के जूते को अपने साले वचराज को दे दिया। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वचराज को उस जगह ले गई जहां दोनों ने धीरेन्द्र सिंह के लाश के टुकड़े को फेंका था। पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह के लाश के पार्ट्स को बरामद कर लिया। जब इन बॉडी पार्ट्स को धीरेन्द्र सिंह के परिवार से पहचान कराई गई तो पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स धीरेन्द्र सिंह के ही हैं। पुलिस ने उस टाटा सूमो को भी जब्त कर लिया क्योंकि पुलिस को राजा कलंदर से पता चला कि ये गाड़ी रायबरेली से एक युवक को मार के छीनी गई थी। और राजा ने जो अपराध किए थे, जो जुर्म किए थे, उसकी गांठ एक एक करके खुलने लगी थी। पुलिस उसे पहले फार्म हाउस ले गई जहां धीरेन्द्र सिंह की हत्या हुई थी। फिर पुलिस को उस फार्म हाउस पर जो दिखा वो मंजर देख पुलिस वालों की रूह कांप गई। फार्म हाउस में एक पेड़ था जिसकी टहनियों से इंसानी खोपड़ियां लटक रही थीं। इन इंसानी खोपड़ियों को कई रंगों से रंगा गया था और हर खोपड़ी पर अलग अलग जातियों के नाम भी लिखे थे, जैसे श्रीवास्तव, पंडित, मुस्लिम आदि। इसके बाद पुलिस ने पूरे फार्म हाउस की तलाशी ली। उसे वहां बहुत अहम और बहुत पुख्ता सबूत हाथ लगा जिसने राजा कलंदर और इन सारी खोपड़ियों के राज उगल दिए। पुलिस के हाथ एक डायरी लगी जिसे राजा कलंदर अदालती डायरी कहता था। इस डायरी में हर उस इंसान का नाम था जिसको राजा कलंदर अपना शिकार बना चुका था और उस डायरी में 14 लोगों के नाम दर्ज थे जिनमें आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। इन 14 लोगों में से अधिकतर लोगों को मारने का तरीका और उद्देश्य करीब करीब एक ही था। उसका पहला शिकार उसके साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव थे। उसने उनकी हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि वो कायस्थ जाति के थे और राजा कलंदर ये मानता था कि इस जाति के लोग बहुत होशियार होते हैं। इसीलिए उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने उसके कई टुकड़े किए। फिर उसने उसके शरीर के कुछ टुकड़े को फार्म हाउस में तो कुछ बाहर दफन कर दिया। उसके बाद उसने उसके सिर से उसका भेजा निकाला और उस भेजे का सूप बनाकर पी गया। हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, एक कहानी होती है। और इस कहानी को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। आइए अब इस कहानी में आगे चलते हैं। इस जुर्म के पीछे की कहानी राजा कलंदर के बचपन बताया जाता है। राजा कलंदर का बचपन कुछ खास नहीं था। बताया जाता है कि वो पढ़ने लिखने में कमजोर था और वो चाहता था कि समाज उसकी भी इज्जत करे, उसकी कदर करे। वो बचपन से ही उसके मन में यह बैठ गया था कि तेज दिमाग वाले और पढ़े लिखे लोगों की समाज इज्जत करता है, उन्हें अपने सिर पर बिठाता है। बस यहीं से उसने अपना नाम राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता था। उसने अपने दोनों बेटों के नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा कि उसको ये एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत दोनों उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि वो राजा है। राजा कलंदर एक नरभक्षी इंसान था, इंसान नहीं हैवान था। इसको ये लगता था कि होशियार और काबिल लोग के दिमाग से भेजा निकलकर उसका सूप पीने से दुनिया का सबसे बुद्धिमान और काबिल इंसान बना जा सकता है। वो ऐसे ही होशियार और काबिल लोग को चुनता और अपने फार्म हाउस पर ले जाता, फिर उनका कत्ल करता और उनका सिर धड़ से अलग करता। रात में वो अकेले अपने फार्म हाउस पर अदालत लगाता, फिर उन खोपड़ियों को अपने सामने रखकर किसी राजा की तरह उनकी सुनवाई करता। उस अदालत में वो खुद ही जज होता और वकील भी होता और अदालत भी होता। उन खोपड़ियों को निर्णय सुनाता।
और उसके बाद भेजा निकालकर सूप बनाकर सुबह में खाली पेट पी लेता। इस तरह वो खुद को राजा महसूस कराता। भेजा निकालने के बाद वो अपनी शिकार के खोपड़ी को कलर करता और उस खोपड़ी पर शिकार का जाति लिखता और अपने फार्म हाउस के पेड़ पर लटका देता। आपने किसी खिलाड़ी को देखा होगा जैसे वो अपनी ट्रॉफी को अपने घर में संभाल कर और सजा कर रखता है अपनी जीत की प्रतीक के रूप में। ठीक वैसे ही राजा कलंदर भी अपने खोपड़ियों को अपनी जीत की प्रतीक के रूप में फार्म हाउस के पेड़ पर लटका कर रखता था। पुलिस की सख्ती से राजा कलंदर ने अपने सारे गुनाह उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि एक बार कार में लिफ्ट न देने पर उसने गुस्से में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने राजा कलंदर के निशानदेही पर फार्म हाउस से कालीचरण श्रीवास्तव के अलावा अशोक, संतोष व अन्य की खोपड़ियां बरामद की। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया और आखिरी 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला वचराज पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर चुके थे। पर बहुत दुखद बात यह है कि धीरेंद्र सिंह के परिवार को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अदालत में 12 साल तक ये केस चला। आखिरकार 30 नवंबर 2012 को अदालत राजा कलंदर के इस अमानवीय और राक्षसी कुकृत्य को रियरेस्ट ऑन ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे और उसके साले वचराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी भी ये आदम खोर हैवान और इसका साला अपने कुकर्मों का सजा भुगत रहे हैं। आप इस क्राइम स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इन हैवानों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें।